मैंने सेम टॉपिक पे एक एपिसोड इंग्लिश में भी बनाया है, जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा इस वीडियो में, यू कैन रेफर दैट। जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं या बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की बात करते हैं या बिज़नेस इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स आते हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी होता है, ताकि हम मीनिंगफुल कैलकुलेशन कर सकें। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए अगर हमें रिस्क असेसमेंट करना है तो उस पूरे प्रोसेस को हम फॉर्मलाइज कैसे करेंगे। तो ये इस चीज़ को करने के लिए जो जिन डेफिनीशंस और जिन टर्मिनोलॉजीज़ का सहारा लेना होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और बुनियादी बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ कर रहे हैं या रिस्क असेसमेंट जो हम कर रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका बुनियादी गोल है, वो ये है कि हमें रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना है। क्योंकि कभी भी हम रिस्क को 100% इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, 100% रिस्क फ्री इन्वायरमेंट नहीं बना सकते हैं, तो वो इन्वायरमेंट ही एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझाया जाता है कि दोपहर के वक्त आप धूप में सूरज को ओपन आइज से नहीं देख सकते, तो जितना मुश्किल वो है उतना ही मुश्किल 100% सिक्योरिटी अचीव करना है। लेकिन जो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी बेस लाइन है उसको हम अचीव कर सकते हैं। हम एक सिक्योरिटी बेस लाइन बना सकते हैं किसी भी एक फ्रेमवर्क को लेके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंसिडरेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बेस लाइन बनाएंगे, सिक्योरिटी बेस लाइन, और उस बेस लाइन को हम 100% अचीव कर सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। तो जब हम रिस्क टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्या हम बात कर रहे हैं? पहली चीज़ जो बुनियादी चीज़ है, जब भी हम किसी जगह रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं या कॉम्प्लायंस एक्सरसाइज कर रहे हैं या ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी पड़ती है कि वो एसेट्स क्या है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो है जो हमें समझना चाहिए और जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो क्या है, वो एसेट है। तो एसेट क्या होता है कि जो भी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर है या सॉफ्टवेयर है या टेंजिबल नॉन टेंजिबल जो भी आइटम है जिससे कंपनी की वैल्यू है या जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यू है, वो कंपनी का एसेट है। इसमें हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, आपकी कंपनी की रिपुटेशन हो सकती है। सब कुछ आपके कंपनी का एसेट कहलाएगा। अब अगर हम इस एसेट को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं ताकि हम इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म में एक्सप्लेन कर सकें या उसको मेज़र कर सकें, तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको हम कहते हैं एसेट वैल्यूएशन। तो हमारे पास एसेट्स हैं, सेट ऑफ आइटम्स, उसकी हम वैल्यूएशन करेंगे, एसेट वैल्यूएशन करेंगे, और एसेट वैल्यूएशन के बाद जो चीज़ हमारे पास आएगी वो होगी एसेट वैल्यू। अब एसेट वैल्यू जो है, टेंजिबल स्टफ़ जो है उसके लिए तो रियल डॉलर वैल्यू हम लगा सकते हैं, और जो नॉन टेंजिबल थिंग्स हैं उनके लिए हम रियल डॉलर वैल्यू नहीं लगा सकते। उसको हम उसकी इम्पोर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसकी वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, तो एक टेंजिबल सॉफ्टवेयर है, उसका एक कोड है, आप जानते हैं। एक हार्डवेयर है, एक सर्वर है जिस पे वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, उसकी भी आप मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर की वजह से जो प्रोडक्टिविटी टीम में क्रिएट हो रही है उसको आप टेंजिबल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो आपकी नॉन टेंजिबल आइटम हो जाती है, राइट। तो एसेट वैल्यू टेंजिबल भी हो सकता है, नॉन टेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि उसकी जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लोग हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉट एंड कोल्ड साइट है, ऑफ साइट बैकअप फैसिलिटी, ये सब कुछ टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में आपकी कंपनी की रिपुटेशन आ गई, आपके सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी आ गई, आपने किसी सॉफ्टवेयर पे कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम और एफर्ट खर्च किया है वो भी आ गया, आपका नॉन टेंजिबल वैल्यू में आ गई वो चीज़। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको एसेट समझ में आ गया। एसेट एक्चुअली वो कोई भी चीज़ जिससे कंपनी के वैल्यू में उसका स्टेक है, वो आपका एसेट कहलाता है, और वो टेंजिबल हो सकता है, नॉन टेंजिबल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ कहलाती है थ्रेट। तो एसेट और थ्रेट को ऐसे समझना है जैसे कि किसी कहानी में या मूवी में आपके एक हीरो होता है और एक विलेन होता है, राइट। तो जो भी एसेट होता है उसके करस्पॉन्डिंग एक थ्रेट होता है ना। हमेशा एसेट थ्रेट पेयर को हम
कंसीडर करते हैं जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक एसेट है तो हमें ये देखना पड़ेगा उस एसेट के लिए क्या क्या थ्रेट्स मौजूद हैं, राइट। तो हम एसेट और थ्रेट पेयर की बात करेंगे, जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पे मैं शो करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसेट थ्रेट पेयर कैसे बनता है। अच्छा, अब जब हम थ्रेट की बात कर रहे हैं तो थ्रेट है क्या? तो थ्रेट को समझने के लिए जो उसकी डेफिनेशन है वो समझनी है। वो कोई भी एक्शन या इनएक्शन जिसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, वो हमारा थ्रेट कहलाता है, राइट। अब जब थ्रेट जिस चीज़ की वजह से होता है वो हमारा थ्रेट एजेंट होता है ना। और थ्रेट एजेंट जो है क्या करता है, वो सबसे पहला काम जो होता है वो अटैक करता है। अटैक का मतलब होता है कि इंटेंशनली किसी थ्रेट एजेंट ने किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव एक्ट, और जो कि अटैक होता है। लीगल टर्म में जो अटैक है उसके लिए लॉज और जुरिस्डिक्शन है, और उसका जो केस है वो डिफरेंट होगा, राइट। उसको नेग्लिजेंस के कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। अच्छा, अटैक सक्सेसफुल भी हो सकता है और नॉन सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। बेसिकली अगर अटैक सक्सेसफुल होता है तो उसको हम ब्रीच कहते हैं। ब्रीच का मतलब होता है कि किसी ने अटैक किया और अटैक की वजह से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, राइट। तो इस चीज़ को समझना है। अटैक मतलब इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ वल्नरेबिलिटी, ये आपको अटैक हो गया। और अटैक की वजह से अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं, कोई अगर आपको सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो वो आपका सिक्योरिटी, उसको हम ब्रीच कहेंगे डेफिनेशन के टर्म में। नाउ अगर हमारा ब्रीच हो जाता है, इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है, अटैक हो या ब्रीच हो, अगर इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो एक थ्रेट इवेंट कहलाता है। और जिन रास्ते से थ्रेट हमारा इंटर करता है वो हमारा थ्रेट वेक्टर कहलाता है। जिसको हम थ्रेट वेक्टर भी कह सकते हैं और अटैक वेक्टर भी कह सकते हैं। जनरली वो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो साइबर सिक्योरिटी की जब बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अटैक वेक्टर की बात करते हैं, और जब इसकी बात कर रहे होते हैं, जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम थ्रेट वेक्टर की बात करते हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, 2 अपेंडिक्स है एक डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन है NIST SP 830 रिवीजन 1। तो अपेंडिक्स डी और अपेंडिक्स ई इस थ्रेट को एक्सप्लेन करते हैं। अपेंडिक्स डी जो है थ्रेट सोर्स बताता है और अपेंडिक्स ई थ्रेट इवेंट बताता है। ये बस पता होना चाहिए, एग्जाम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज़ का जानना। नाउ वल्नरेबिलिटी क्या है? तो हमने देखा कि एसेट होता है, कुछ एसेट जो कि वैल्यूएबल है कंपनी के लिए, और थ्रेट है जो कि एसेट को कंप्रोमाइज़ कर सकता है, राइट। तो वो एसेट थ्रेट पेयर बनता है। लेकिन थ्रेट जो एसेट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो कैसे करता है? इट इज़ ड्यू टू सम वीकनेस। और वीकनेस कहाँ हो सकती है? उस एसेट में हो सकती है। तो उस वीकनेस को हम क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी कहते हैं, है ना। वल्नरेबिलिटी का मतलब यह है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस इन द एसेट विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अ थ्रेट एजेंट विच विल गिव राइज टू सम थ्रेट, और उसकी वजह से जो है वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अच्छा, ये तो वल्नरेबिलिटी हो गई। सेफगार्ड क्या है? अब वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए हम कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, कोई कंट्रोल हो सकता है। वो सारी चीज़ें सेफगार्ड कहलाती हैं, राइट। तो सेफगार्ड बेसिकली रिमूव्स और रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी एंड इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट थ्रेट। वल्नरेबिलिटी को रिमूव करना चाहिए या रिड्यूस करेगा वो, और वो प्रोटेक्ट करेगा एसेट को। ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को सेफगार्ड कह सकते हैं। और पुटिंग ए सेफगार्ड इज़ अ रिस्क रिस्पॉन्स। रिस्क रिस्पॉन्स कई तरह के हो सकते हैं, जो कि हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे बस हम एक टर्मिनोलॉजी को एक तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी दैट ए थ्रेट विल एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी। रिस्क की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमें हमारे जहन में हमेशा विलन की तस्वीर आना चाहिए, थ्रेट एजेंट की तस्वीर आनी चाहिए। जहाँ तक रिस्क की बात है, उसको हम कैसे क्वांटिटेटिव टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। रिस्क जो होता है हमारा होता है थ्रेट मल्टीप्लाइड बाय वल्नरेबिलिटी, राइट। जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो उसमें चीज़ क्लियर होगी। और रिस्क का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म इंटू सेवरिटी ऑफ हार्म।
ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभार ये क्वेश्चन में भी आ जाता है कि रिस्क को हम क्वांटिटेटिव वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो हो गया थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी और दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म इनटू सेवरिटी ऑफ हार्म। ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। और दूसरा टर्म जो मैंने बताया एक्सपोजर, एक्सपोजर से हम एक चीज़ डिराइव करते हैं, उसको होते हैं एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर एक्चुअली एक मैथमेटिकल डिनोशन है परसेंटेज की टर्म में, जो ये बताता है कि हमारा एसेट का कितना पोर्शन एक्सपोज हो सकता है किसी एक वल्नरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता है तो आप रेडी हैं आगे सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के साइकिल्स को समझने के लिए, बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट को समझने के लिए और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग को समझने के लिए। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हैं। आई होप जो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पुट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको और भी ऐसे कंटेंट पसंद है और इससे अगर आपके CISSP एग्ज़ाम में मदद मिलती है। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।